आप सभी को आज का फिर से नमस्कार। और आज के इस सेशन में हम फिर से कंप्लीट करेंगे आगे के और मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस जो चाइल्ड पेडागोजी के होंगे। इससे पहले के सेशंस अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाइए इसकी प्लेलिस्ट में चैनल की, और वहाँ जा कर के आपको टीईटी की जो प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी, उसमें आप इसके पहले के सेशंस देख लीजिएगा। तो आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? कैसे लाएंगे? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है इसमें, थोड़ा सा एप्लीकेशन है। पहला ऑप्शन आपको दिखेगा, उसे पहली पंक्ति में बिठाकर उस पर कड़ी नज़र रखेंगे। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ऐसा करने से कोई ख़ास प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसे कक्षा के कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे, तो ये भी करना कोई उचित काम नहीं है। उसे श्यामपट्ट साफ करने का काम देंगे, ये अप्रोप्रिएट आंसर है इसका, क्योंकि अधिक सक्रिय बालक है, उसे इस तरह के कामों में इन्वॉल्व करके आप उसको सही दिशा में ला सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? ये कोई नहीं, इन्होंने टाइप गलत कर दिया है। इनमें से विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है, ये आपका क्वेश्चन है। तो विद्यालय में बच्चों को क्यों खिलाया जाता है, एक्टिविटीज़ क्यों कराई जाती है? तो सारे ऑप्शंस में से आपको समझ आ रहा होगा कि ना ही ये समय बिताने के लिए, ना ही शिक्षकों के आसान काम के लिए, और शारीरिक रूप से सशक्त बनाने में देखिए खेलों का उतना रोल नहीं है, जब तक आपके लिए उस पर और भी बहुत सारी चीज़ें आपकी काम करती हैं शारीरिक रूप से स्ट्रांग बनने में। तो जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ये सहयोग और शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। जब आप ग्रुप में बच्चों को खिलाएंगे ना, तो उनके अंदर जो है वो एक सहयोग की भावना भी आती है। ये सबसे बड़ा मोटिव होता है बच्चों को स्कूल में गेम्स खिलाने का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों के संज्ञात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? संज्ञात्मक विकास की बात हो रही है, तो उसको कहाँ, मतलब किस एक्टिविटी में बच्चों का संज्ञात्मक विकास सबसे अच्छा होगा, इनडायरेक्टली ये बताना है हमने। तो वो जो संज्ञात्मक विकास होता है विद्यालय और कक्षा में होता है। ठीक है। ऑडिटोरियम में, घर में, खेल के मैदान में ये संज्ञात्मक तो नहीं होता है, यहाँ पे सामाजिक हो सकता है, सांस्कृतिक हो सकता है, लेकिन संज्ञात्मक विकास विद्यालय और कक्षा में ही होता है, जहाँ आपको फॉर्मल लर्निंग कराई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस प्रकार उपयोगी माना जाता है? जो बालक, कोई भी बच्चा जब लर्निंग प्रोसेस में होता है, तो मोटिवेशन जो है उसको, जब इंस्पिरेशन जो उसको मिलती है, वो किस प्रकार उपयोगी होती है, ये बताना है। तो देखिए, बालक की वैयक्तिकता का आदर मतलब उसको इंडिविजुअल के तौर पे एक्सेप्ट करना और उसका सम्मान करना, ये बिल्कुल सही है। पुरस्कार और दंड देना, ये भी सही है। प्रशंसा और भर्त्सना, ये भी सही है। ठीक है। थोड़ा सा कभी कभी प्रशंसा के साथ साथ थोड़ी सी भर्त्सना की भी ज़रूरत होती है, वरना बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं ना। तो बहुत थोड़ा सा सब कुछ बैलेंस में ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी ऑप्शन होगा सही। उपरोक्त सभी, ये इस तरह से हमारा जो इंस्पिरेशन है वो उपयोगी होता है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर में डाउट लगता है, आपको लगता है कि हमने उसका आंसर कुछ डाउटफुल बता दिया है, तो आप उसको कमेंट ज़रूर कर दिया करें, ताकि हम उसको एक बार दोबारा से चेक कर लें। हालांकि काफ़ी मतलब काफ़ी हम लोग उसको सावधानी से ही इसका वो बनाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको ज़रा सा भी डाउट लगे तो कृपया करके कमेंट ज़रूर करें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? छोटा सा बच्चा है, उसकी लर्निंग में इफ़ेक्ट ही नहीं पड़ेगा, ऐसी कौन सी चीज़ है? देखिए, अनुकरण है, अनुकरण मतलब फॉलो करना है, अभिप्रेरण मतलब मोटिवेशन है, स्कूल का बस्ता, स्कूल के बस्ते से मुझे नहीं लगता कि छोटे बच्चों को ज़्यादा कोई हेल्प मिलती है। बल्कि जब बच्चे सुबह उठ के उसे देखते हैं ना, तो मुझे लगता है आधे से ज़्यादा बच्चों को फीवर आता होगा कि यार अभी ये बैग लगा के मुझे स्कूल जाना है, और बहुत बड़ा बोझ लगता है उनको। तो ये तो बिल्कुल भी इसमें सहायक नहीं होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के, स्व केंद्रित मतलब जब बच्चे अपने आप में ही रहते हैं, तो ये कौन सी अवस्था होती है? नाम से आप देखिए, जन्म से 2 वर्ष तक तो बहुत छोटे बच्चे होंगे, वहाँ तो बच्चों का वो जो होता है ना दिमाग में, वो वाला सोचने वाला और ये सब उनका इतना डेवलप ही नहीं होता है कि अपने बारे में वो सोचें।
तो ये जो सही आंसर है वो है 3 से 6 वर्ष तक। यहाँ थोड़ी सी बुद्धि उनकी इतनी विकसित हो जाती है, फिर वो खुद में ही रहते हैं, खुद की ही वो चीज़ों को पसंद करते हैं और स्वकेंद्रित हो जाते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, अगर ज़्यादा आप इसमें एप्लीकेशन नहीं कर सकते, ज़रूरत है कि आप यहाँ पे प्रैक्टिस ही करिए बार बार। क्वेश्चन नंबर 7, शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? जब आप फिजिकल रूप से वृद्धि और विकास कर रहे होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? नाम से समझ आ सकता है आपको, यहाँ अभिवृद्धि होगी। गतिशीलता हो सकता था पर यहाँ गतिशीलता नहीं होगी। यहाँ जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो है अभिवृद्धि। ठीक है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। क्वेश्चन नंबर 8, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। अब देखिए, मैंने आपसे बार बार कहा है कि जो हमारी लर्निंग है इस समय वो बालक केंद्रित है। तो बाल मनोविज्ञान बेसिकली बालकों के लिए ही है कि उनकी समस्याओं को हम किस तरह से पहले तो पहचानें, फिर उनके लिए कैसे हम, पहले कहाँ इतना होता था ये इंटीग्रेटेड लर्निंग और ये स्पेशल बच्चों के लिए जो लर्निंग अब आ गई है हमारे पाठ्यक्रम में। तो ये सारी जो ये परिवर्तन है वो इसी बाल मनोविज्ञान का ही परिणाम है। ठीक है। देखा जाए तो अगर इन सब चीज़ों का सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो और जो फैकल्टी है वो वाकई इसको सीरियसली ले, तो काफ़ी अच्छा हो गया है हमारा अब अभी सिलेबस पहले के कंपैरिजन में, तो काफ़ी हमें आगे हम उसको ले जा सकते हैं। लेकिन वही है कि धरातल पर आते आते वो चीज़ें धराशाही ही हो जाती हैं और फिर वो सही से लागू नहीं होती हैं। फिर क्या होता है कि सब भेड़ चाल में सब चल रहे हैं, तो आप कहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम हमारा ख़राब है, आपने नींव ही ख़राब कर रखी है। खैर, क्वेश्चन नंबर 9, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। संवेग, ये वो संवेग है जैसे वो भय और क्रोध जो एक तरह के संवेग होते हैं, उसका शाब्दिक अर्थ बताना है कि इस शाब्दिक अर्थ क्या है। देखिए, जैसे भय और क्रोध मैंने बताया ना, तो यहाँ वो आंसर नहीं होगा क्योंकि ये तो एग्जाम्पल है क्रोध और भय। लेकिन शाब्दिक अर्थ जो है वो उत्तेजना या भावों में उथल पुथल है, ये इसका अर्थ है। और ये जो स्नेह, प्रेम, क्रोध और भय, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, अब देखिए हम आपके लिए वीडियोस का जो लेंथ है वो भी छोटा कर रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा बर्डन एक बार में ना लगे। लेकिन ज़रूरत ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिए, प्रैक्टिस करिए और ये मत सोचिए कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड तो बहुत इजी है, ये तो हमें पहले से आता था। तो देखिए, पहले से आती हुई चीज़ें भी बहुत बार गलत हो जाती हैं और ये होती हैं लोगों के साथ, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि क्वेश्चंस को हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास किसके द्वारा किया गया था? ये एक परीक्षण है, इसका विकास किसके द्वारा किया गया था? फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये है मरे, इनके द्वारा ये TAT का विकास किया गया था। इस तरह के और भी जितने परीक्षण हैं उनकी भी अलग से एक नोटबुक में लिस्ट बनाइए और उसको लिख लीजिए। ये सब चीज़ें बाद में काम आती हैं रिवीजन के टाइम पे, जब एक दिन पहले आप रिवीजन करने बैठते हो, समझ नहीं आता है कि यार इतने दिन से तो पता नहीं कहाँ कहाँ से पढ़ रहे थे अलग अलग वीडियोस से, अब कैसे उसको वापस से उसको रिकॉल करें। तो ये ज़रूरी होता है कि जब आप अपनी नोटबुक उठाएं तो उसमें आपका सारे शॉर्ट नोट्स बने आपको मिल जाएं। क्वेश्चन नंबर 11, अधिगम में किसने प्रभाव का नियम दिया था? लर्निंग में 3 तरह के नियमों को आपने पढ़ा होगा। वो 3 तरह के नियम जो थे वो एक बहुत अच्छे विद्वान थे उनके वो थे, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम भी थे, आपको पता होगा। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक, राइटिंग मिस्टेक हो गया है। थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक के 3 नियम थे ना, अभ्यास का, प्रभाव का और तत्परता का। और मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी बोला था कि वो तीनों नियम डिटेल में ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अब संभावना है कि क्वेश्चन और जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसका स्टैंडर्ड भी कुछ चेंज करेंगे ये लोग। क्वेश्चन नंबर 12, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 12, तो किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है संज्ञान? तो इसमें से जो गिलफोर्ड का सिद्धांत था उसमें संज्ञान को परिभाषित किया गया था। तो ये एक बार गिलफोर्ड का सिद्धांत देखिएगा और ये क्वेश्चन में क्या है एग्जैक्टली ये कमेंट करके बताइएगा ये किस टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाए तब इसे क्या कहेंगे? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, कि आपने किसी एक भाग को प्रशिक्षण दिया और उसका जो
अंतरण है, मतलब ट्रांसफर्स हो जाए उसमें दूसरे भी पार्ट में, वो दूसरा पार्ट भी वैसे ही काम करने लग जाए, तब उसे कहेंगे द्विपार्श्विक अंतरण। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, देख लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 14, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? अब व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की भी चर्चा की है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है ग्रंथियों के आधार पर, क्योंकि अलग अलग आधारों पर अलग अलग रूप से व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, बताया था मैंने आपको, पिछले सेशन में एक क्वेश्चन था भी इसी टाइप का। अब यहाँ ग्रंथियों के आधार पर पूछ रहा है, तो आंसर है सी, केनिन ने ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व का प्रकार बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 15, आईक्यू निकालने का सूत्र। मैंने आपसे पिछले वीडियो में इसका सूत्र पूछा था, आप में से किसी ने कमेंट नहीं किया है, तो देख लीजिए यहाँ पे जो इसका जो सही सूत्र होता है, सबको पता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, ये आपका आईक्यू निकालने का फॉर्मूला है। तो आज का ये सेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है, और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि हम लोग पीसीएस और पीसीएस आरओ एआरओ के लिए भी जीएस के टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ लाने वाले हैं बहुत जल्द। तो अगर आपको इस तरह के टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, क्योंकि मिले जुले एमसीक्यूज़ तो देखिए आपको बहुत सारी जगह मिल जाएंगे, लेकिन ज़रूरत क्या होती है कि हम एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ें और उसके बाद उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ दें, जैसा कि सारे टॉपर्स की स्ट्रैटेजी होती है जब वो बताते हैं। तो हम लोगों को लगा कि ये इसका क्योंकि अवेलेबल कम होता है, तो हम लोग इस तरह के अलग अलग किताबों का निचोड़ रखेंगे इस तरह के वीडियो में। तो अगर आपको ये ज्वाइन करना हो तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसके बाद आप हमारी प्लेलिस्ट पे जा कर के उनको देख सकेंगे। और रही बात आपको इसके ऐप की डाउनलोड करने की, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है, वहाँ जाइए, ऐप डाउनलोड करिए और डेली क्विज़ में अपना इनरोलमेंट करिए। तो आज के सेशन को ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।